डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन। सीएम योगी संग बैठकें और संगठनात्मक चर्चाएं से यूपी चुनाव की रणनीति को मिलेगी धार। संभल में गंगा भूमि घोटाले के आरोपियों पर कसा शिकंजा। गंगा की 800 बीघा जमीन फर्जीवाड़े के अफसरों की मिली भगत का खुलासा। पूर्व एसडीएम समेत 6 आरोपी भेजे गए जेल। कुशीनगर में करोड़ों की बाढ़ सुरक्षा परियोजना पर उठे सवाल। चितौनी तटबंध के निर्माण में भारी लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने जांच की मांग उठाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जो बीजेपी के लिए 2 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में संगठन और सरकार के बीच महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चलेगा। इन बैठकों में वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापक मंथन किया जाएगा और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में चर्चा होगी। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सरकार की उपलब्धियों को योजना जनता तक पहुंचाने और आगामी चुनावी तैयारियों पर भी विशेष फोकस रहेगा। वॉक 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साह में किस तरह के कार्यकर्ता उत्साह है। जब 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले एक ये अपना संकल्प है कि किया जा रहा है, महोत्सव हो रहा है के जरिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बता रहा है कि पार्टी की तरफ से तैयार है। चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अब पार्टी का ये सोचना है कि तैयारियां कुछ इस तरह से हो कि वक्त रहते ही सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली जाए। और यही वजह है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो 2 दिन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तमाम मंथनों के, तमाम विचारों के चर्चाएं होंगी और ये देखा जाएगा कि क्या तैयारियां, क्या कमियां थी जो 2024 के चुनाव में पार्टी को उठानी पड़ी थी, जिसका नुकसान उठाना पड़ा था। सीटें बहुत अधिक घट गई थी, उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए। वो कौन सी सीटें हो सकती हैं जहाँ पर और मेहनत की ज़रूरत है, या वो कौन सी सीटें हैं जहाँ पार्टी लगातार चुनाव से नहीं जीती है। इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। संगठन के साथ उनका मंथन होगा, सरकार के जो लोग हैं उनके साथ मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम जो मंत्री हैं। इसके साथ ही साथ जो एक अहम चीज़ है इसमें देखने को मिलेगी कि जो एनडीए के घटक दल हैं, यानी कि चाहे वो निषाद पार्टी हो, संजय निषाद की, प्रकाश राजभर की, अपना दल पार्टी हो, तमाम इन पार्टियों के साथ भी वो मंथन होगी, चर्चा की जाएगी। और बतौर एनडीए, यानी एनडीए एक घटक दल के तौर पर किस तरह से चुनाव में मिलेगा, किस तरह की मेहनत की जानी चाहिए, किस तरह से कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करें, इन सब तमाम चीज़ों पर मंथन अगले 2 दिन यहाँ राजधानी लखनऊ में होने वाला है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम पंकज चौधरी और तमाम सरकार और संगठन के नेता एक साथ मिलकर बैठेंगे। आनंद सिंह, एफके न्यूज़, लखनऊ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ आ चुके हैं, उनका रोड शो लगातार जारी है। सबसे अहम बात है कि ये पहला दौरा होने वाला है विधानसभा चुनाव में। अपने समय 6 महीने से पहले पहुंचा है। ऐसे में जो संगठन की तैयारी है, जो सरकार की तैयारी है, उसको लेकर मतलब होगा तमाम भाजपा के समर्थक यहाँ पहला दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में उनका आगमन है। और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से उतरने के बाद पूरे लखनऊ शहर को कार्यकर्ताओं ने सजाया है। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और दोनों भविष्य ऐसा जोरदार अभिनंदन उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बात साबित करता है पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह है। वो एक अपने अध्यक्ष को स्वागत करने का, अभिनंदन करने का। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह स्वागत की तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। लोग अपने पोस्टर बैनर लेकर स्वागत के लिए तैयार है। नितिन नवीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सरकार और संगठन की बैठक को करेंगे नितिन नवीन। लेकिन उसके पहले चूँकि पहला दौरा है, कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह है और वो नगाड़े की आवाज़ आप सुन सकते हैं। यहाँ पर पहुँचे तो जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो पूरे जोश खरोश करो
2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, न सिर्फ गंभीर है बल्कि उसकी तैयारियां भी अब किस हद तक आगे जा चुकी है। कार्यकर्ता भी यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है और अभी कुछ सारे नितिन नवीन का जो यहाँ पर पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी सिलसिले में भाजपा अवध प्रांत के अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी ने आज की बैठक के बारे में बताया कि संगठन और सरकार के बीच किस तरह का समन्वय होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। बड़ी बैठक होने जा रही है, पहली बार आज इस विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उत्तर प्रदेश में अवध की धरती लखनऊ पे पधार चुके हैं और जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक एक जन जन स्वागत कर रहे हैं, ये अपने में बहुत अभूतपूर्व है, बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा। और ये रही बात बैठक की, संगठनात्मक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चलती रहती है, जिसके संदर्भ में आज ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश और अवध की भूमि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पाके अभिभूत है और अपने कार्यों को निरंतर करती आ रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर तैयार रहता है, उसे किसी मूड की जरूरत नहीं होती, वो प्रत्येक दशा में एक एक दिन अपनी तैयारी में लगा रहता। सरकार और संगठन का सामंजस्य एक बड़ी चीज़ रहती है हर चुनाव में, और जो अध्यक्ष जी आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो क्या सरकार और सामंजस्य को लेकर किसने बात की? सरकार और संगठन का सामंजस्य पूर्व से भी निरंतर आपस में समन्वय बना के चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ नहीं कि संगठन से और सरकार में के बीच में कभी किसी प्रकार का कोई मतभेद हो। बात करने के लिए ये हमारे साथ अवधेश द्विवेदी जो अवध है वो भारतीय जनता पार्टी का उसके अध्यक्ष है, नियुक्त अध्यक्ष है, बिहार में उनका चुनाव हुआ है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार और संगठन की जो ये बैठक होने जा रही है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व बैठक होने वाली है। पहली बार अध्यक्ष के तौर पर आप पधारे हैं लखनऊ में नितिन नवीन, और जो कुछ यहाँ से रणनीति तय होगी उसका असर 2027 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। आनंद सिंह। बीजेपी की उपाध्यक्ष एवं विधायक पूजा पाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित दौरे को लेकर कहा कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और सभी उनके आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बीजेपी पर दूसरे दलों को तोड़ने का आरोप लगा दिया था, पूजा पाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और वे केवल दूसरे दलों पर आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं। पूजा पाल ने कहा बीजेपी संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाने में व्यस्त है। देखिए, लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रथम बार आगमन है और मैं अपने तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं और अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद बहुत उत्साहित हूं कि उनके साथ मुझे पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है। और जिस तरह से आप लखनऊ को देख रहे हैं, इतना प्यारा सजाया गया है उनके आगमन पर, और जिस तरह से पूरा शहर सजा हुआ है उसी तरह से हमारा भाजपा परिवार और संगठन के लोग उनके आने पर उत्साहित हैं और आने पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। देखिए, अभी तो हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, अभी जो चर्चा और जो विचार होंगे वो। संभल जिले की गुन्नौर तहसील में गंगा की 800 बीघा से अधिक सरकारी भूमि के कथित फर्जी आवंटन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसडीएम समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने वर्ष 2021 में बर्खास्त किए गए तत्कालीन एसडीएम, तत्कालीन चकबंदी अधिकारी हरदोई में तैनात चकबंदी करता सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक असदपुर के पूर्व ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में प्रशासन ने विभागीय कार्यवाही भी की है। हाथरस के सहायक चकबंदी अधिकारी हरदोई में तैनात चकबंदी करता और गुन्नौर तहसील में तैनात राजस्व लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। वहीं तत्कालीन एसडीएम के निलंबन के लिए जिलाधिकारी ने शासन को संतुष्टि भेजी है।
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि कुल 800 बीघा जमीन गंगा की भूमि की श्रेणी में कथित रूप से हेरफेर करों से आवंटन योग्य श्रेणी में दर्ज करा दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2019 में 162 लोगों को भूमि के पट्टे आवंटित कर दिए थे, जबकि नियमों के अनुसार गंगा किनारे की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर दिए हैं और यह स्पष्ट किया है कि गलत तरीके से किए गए सभी पट्टे निरस्त किए जाएंगे। मामले की जांच और आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। कुशीनगर में नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर और मानसून की दस्तक के बीच बाढ़ सुरक्षा के लिए बनाई जा रही करोड़ रुपए की परियोजना पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि छितौनी तटबंध के वीरभार ठोकर पर चल रहे निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है, जिससे बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ चुका है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माणाधीन ठोकर का एक बड़ा हिस्सा नदी के तेज बहाव और कटान की चपेट में आकर बह गया है। उनका कहना है कि बाढ़ सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस घटना के बाद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में कुशीनगर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करने तथा यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरी घटना ने सीधे तौर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ हम लोग आए पहले तो सही काम हुआ था, लेकिन अब बाद में ये पलक झपकते ही ये अपना काम कर दिए हैं लोग। एकदम गुणवत्ता एकदम खराब काम किए हैं लोग, और खराब काम करने को जैसे नोजल धंस गया है आगे वाला ठोकर, और हर जगह जहाँ बालू का काम है वहाँ मिट्टी का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ शुरू से अनियमितता किया जा रहा है। मैं शुरू में जब ये काम शुरू हुआ था तो मैं मना किया था। ये लोग बोरे में जो बेस बना रहे थे उसमें ये लोग मिट्टी डाले थे, मैं मना किया। फिर उसके बाद से यही साहब आए, बोले कि ठीक है मैं सही करा रहा हूँ, दिखवाता हूँ। ये लोग बेस भी बना दिए। आज इस समय आप देखिए यहाँ पे नोज पूरा धंस गया है। कारण यही है कि ये लोग बेस सही नहीं बनाए हैं। मैं आपको अभी ऊपर दिखाता हूँ, ये लोग मिट्टी के ऊपर ही पेचिंग चालू कर दिए हैं। अभी बारिश होगा, नीचे पानी जाएगा, मिट्टी कट जाएगी, फिर बैठ जाएगा। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के फीलखाना थाना पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी मार्कशीट और डिग्री तैयार करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े अमित और गोपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के नाम पर तैयार की गई 59 फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्रियां, 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा अपराध से अर्जित 4,53,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह अब तक फर्जी दस्तावेजों के कारोबार से करीब 60 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि गिरोह का मुख्य सरगना उन्नाव के रहने वाले हैं। अप्रैल 2026 में जमानत पर रिहा होने के बाद उसने दोबारा इस अवैध नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह पिछले कई सालों से देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर बिना पढ़ाई किए गए लोगों को मोटी रकम लेकर उपलब्ध करा रहा था। आशंका है कि गिरोह अब तक हजारों लोगों को फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध करा चुका है। फिलहाल थाना फीलखाने में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। ये फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट से जुड़े हुए एक फिर नए गैंग का खुलासा हुआ है, और इनके पास से अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट करा है। एक इनका सरगना अखिलेश शुक्ला अभी फरार है, जो पूर्व में लखनऊ गोमती पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था, अभी मार्च अप्रैल में बाहर आया है, और उसके बाद से पुनः वो यही धंधा कर रहा है। इनके पास से अभी हमने करीब 59 मार्कशीट सर्टिफिकेट बरामद करे हैं। 5.5 लाख रुपए के आसपास पैसा रिकवर हुआ है, और इनके नेटवर्क का पता लगा है कि ये कई राज्यों में इनका छोटे छोटे नेटवर्क है। अगली खबर को रुख करेंगे, जहां मानसून की पहली तेज बारिश ने कानपुर नगर निगम की तैयारियों की हकीकत सामने ला दी है। महज कुछ घंटों की बारिश में शहर के कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए। गोविंद नगर, साकेत नगर, बर्रा, विश्व बैंक, खाड़ेपुर समेत कई क्षेत्रों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जगह जगह जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित रहा।
और लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहली ही बारिश में वे दावे धराशायी नजर आए। करीब 2 घंटे बाद भी कई इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रदेश सरकार लगातार कानपुर के विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ऐसे में पहली बारिश में सामने आई अव्यवस्थाओं में नगर निगम की कार्यप्रणाली और नाला सफाई अभियान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब शहरवासी जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय करने और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि हर बारिश में शहर को जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। जहां एक और कानपुर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है और सरकार भी लगातार करोड़ों रुपए का निवेश करके कानपुर को चमकाने में लगी हुई है, जहां पर सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और लोगों को जाम से मुक्त करने के लिए भी लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं बात की जाए, आज हुई लगभग 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। शहर में जगह जगह जल जमाव देखा गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी समस्याएं उठानी पड़ी। बात की जाए, करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद सरकार ने 2017 में ये दावा किया था कि बहुत जल्द प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाते नजर आ रहा है कानपुर का नगर निगम प्रशासन, क्योंकि शहर में अभी भी जगह जगह गड्ढे देखे जा रहे हैं, जिसका शिकार आने वाले समय में मानसून आ चुका है, जनता इस चीज का शिकार हो सकती है, कई लोग हताहत हो सकते हैं। बात की जाए अगर पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष बारिश के होने के बाद में कई लोगों के हताहत होने की भी खबरें सामने आई थी। फिलहाल ये देखना है कि इस बार नगर निगम प्रशासन लोगों की जान को बचाने के लिए, लोगों को हताहत होने से बचाने के लिए क्या कुछ तैयारियां करता है। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ चुनाव से जनपद अयोध्या से इस खबर सामने आ रही है, जहां निजी कोचिंग संस्थानों को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति के बीच आज कोचिंग संचालकों, स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संचालकों ने अपनी समस्याएं, सुझाव को प्रशासन के समक्ष रखा, जिस पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद यह उम्मीद जताई गई कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात जनपद के कोचिंग संस्थान जल्द ही पुनः संचालित किए जाएंगे। इस सकारात्मक पहल से कोचिंग संचालकों के साथ साथ हजारों छात्र छात्राओं में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। बैठक के उपरांत कोचिंग संचालकों के विधायक एवं प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और सकारात्मक प्रयासों से जल्द ही शिक्षा व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास जताया कि छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। आज लखनऊ की जो बहुत दुखद दुर्घटना है, उसके बाद अभियान चलाते हुए हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो कोचिंग अवैध पाई गई थी या जो लोग अपना स्वीकृत प्लान नहीं दिखा पाए थे, उनको सील किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे कि शासन के निर्देश आए थे कि सभी लोगों को एक बार सुरक्षा मानकों से अवगत करा दिया जाए और एक समय दे दिया जाए, निश्चित समय दिया जाए, जिसमें कि अगर वो सुरक्षा मानक पूरे कर लेते हैं अपने, तो कोचिंगों का संचालन किया जा सकता है। तो लखनऊ में हृदय विदारक घटना घटी थी कोचिंग में, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया और कोचिंग संस्थान भी चले और फिर दोबारा इस तरह की घटना कभी भविष्य न हो, उसको प्रिकॉशन रखते हुए उन सब चीजों को मानक के अनुसार कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में जमीन कब्जाने के मामले में सख्त कदम उठाए हैं। दर्जनों लोगों के प्लाट पर जेसीबी चलाकर उन्हें समतल पर अवैध कब्जा करने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कुल 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी सहित कुछ अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनकी तलाश के लिए पुलिस युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जादौनरे ने स्पष्ट किया कि भू माफियाओं के खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दबंगई के बल पर किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। एसएसपी ने बताया कि बीते दिनों थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में कुछ आरोपियों ने जेसीबी के जरिए लोगों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। घटना में इस्तेमाल की गई जेसीबी की भी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल मामले की जांच और आरोपियों की तलाश जारी है।
तो जेसीबी ले जाके कुछ के प्लॉटों पे कब्जा करने का प्रयास किया और जो वहाँ पे बाउंड्री थी उसको जेसीबी के माध्यम से गिरा दी गई। और उन्होंने कुछ वीडियो भी उपलब्ध पुलिस को कराए थे। तो एसपी सिटी साहब के निर्देशन में लोकल थाने ने इसकी जब जांच की तो आरोप सही पाए गए। इस संबंध में 10 FIR दर्ज की गई थी और उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय यादव और आशु शामिल हैं। साथ ही साथ एक इसमें अभियुक्त, इसका नाम अनुराग है, उसकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। ये भी क्वारसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसका एक आपराधिक इतिहास है। उसका विस्तृत आपराधिक इतिहास की भी गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसकी क्या भूमिका है इस पूरे केस में और कौन जेसीबी लाया था, किसकी जेसीबी थी। कासगंज जिले के थाना पटियाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश एक मकान में घुस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुल 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस संबंध में थाना पटियाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों के आपराधिक इतिहास के साथ साथ मामले की आगे की जांच जारी है। देखिए, एक्चुअली जनपद कासगंज के थाना पटियाली अंतर्गत गंज पटियाली मार्ग पर पटियाली कस्बे से पूर्व में ही एक अकेला मकान था, जिसमें राहुल नामक व्यक्ति लगभग 2 साल पहले जो मकान बना था अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और एक 10 वर्षीय लड़का उसमें रह रहा था। सायंकाल के समय उनके दरवाजे पे नॉक करके आवाज़ दी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि उनकी रिश्तेदारी से कार्ड देने वो आए हैं। इस पे उनके द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है और 3 बदमाश घर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद बातचीत के दौरान जो राहुल पीड़ित व्यक्ति है वो तमंचे से उसके सर के ऊपर से चोट पहुंचाई जाती है, जिसमें चोटिल होता है। इसके बाद किसी तरीके से बातचीत के बाद वो पीड़ित परिवार घर के बाहर निकल करके और दरवाज़ा बंद कर देता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।